का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास शो मनी सेंट्रल, जिसमें हम अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का आपके लिए विश्लेषण करते हैं। बचत, खर्च, निवेश और खपत की दुनिया में क्या चल रहा है और क्या बदल रहा है, इन सब पर हम बात करते हैं। और मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन खबरों का असर आपकी जेब पर क्या पड़ने वाला है इसे समझाने के लिए। तो आज के शो में हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। गेहूं की जमाखोरी से परेशान है सरकार, मकान की महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। मनरेगा में काम के बदले अनाज देने की तैयारी जो चल रही है, इसके क्या असर होंगे, इस पर फोकस करने वाले हैं। ओएनडीसी जो है अब फीस वसूलने की तैयारी में है, किनसे ये फीस वसूली जाएगी, इस पर बात करेंगे। एफएनओ पर सख्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है और 5 बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। तो ये वो खबरें जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले इस खबर से शुरुआत करते हैं कि गेहूं की कीमतों को और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। ये स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। गेहूं की खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आयात शुल्क में कमी सहित अन्य नीतिगत विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। अभी गेहूं पर 40% आयात शुल्क है। दूसरी ओर मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकारी एजेंसियों की खरीद शुरू होने से मंडी में सरसों की कीमत अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास पहुंच गई है। तो इस समय स्टॉक लिमिट का क्या मतलब है अंशुमान जी? पहली बार ऐसा हो रहा है जब ठीक रबी की फसल के बाद सरकार को गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्टॉक लिमिट्स तो समय लगाई जाती हैं जब फसल बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। हमें पता है कि रबी की फसल बाजार में आ चुकी है, कटकर बाजार में भी आ चुकी है और सरकार के गोदामों में भी जा चुकी। और ये पहला मौका है जब सरकार इस समय गेहूं की कीमतों को लेकर दबाव में दिखती है। और ये पूरा साल सरकार को गेहूं परेशान करेगा। गेहूं की महंगाई सरकार को भी परेशान करेगी और आम उपभोक्ताओं को तो पिछले 2 साल से परेशान कर रही है, क्योंकि अब अगली फसल रबी के बाद में आएगी। इसलिए आज 2 महत्वपूर्ण संकेत मिले सरकार से, जो हमारे आपके की जेब पर भी असर डालेंगे, गेहूं और कृषि के बाजार पर असर डालेंगे। पहली चीज तो है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी। स्टॉक लिमिट किन पर लगाई गई? सिंगल रिटेलर्स पर लगाई गई, जो छोटे रिटेलर्स हैं, जिनके पास गेहूं का गोदाम होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। इसके अलावा बड़ी चेन रिटेलर्स पर लगाएगी। पहली बार गेहूं के स्टॉक्स को उन रिटेल चेन्स पर भी लागू किया गया, स्टॉक लिमिट्स पे, जो थोक में गेहूं खरीदती हैं और अपने रिटेल चेन से बेचती हैं, जिसमें तमाम ई कॉमर्स चेन भी हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसर्स और होलसेल व्यापारी, जो थोक व्यापारी हैं, उन पर भी सब पर स्टॉक सीमा लगा दी गई। यानी सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि इस साल गेहूं की कमी बाजार में बराबर बनी रहनी है। किसान सरकार को गेहूं बेचने को राजी नहीं हुए। और दूसरी एक और बात जो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से गेहूं की कीमत को प्रभावित करने की बात है, सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि वो इंपोर्ट को लिबरलाइज कर सकती है और इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। इन दोनों चीज़ों का असर आने वाले समय में गेहूं की कीमतों और गेहूं से बनने वाले तमाम जो उत्पाद हम खाते हैं उनकी कीमतों पर दिखाई देगा। और गेहूं इस साल सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है बाजार में अनाजों की महंगाई की दृष्टि से। एक और चुनौती जो रही है वो खाद्य तेल की महंगाई, उस पर भी काबू करने को लेकर के आपको लग नहीं रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है? यहाँ भी वही बात है। देखिए, एमएसपी पर विवाद शुरू हुआ था और ये कहा गया था कि एमएसपी बाजार में महंगाई की संभावना के हिसाब से कम था। और यही हुआ है कि बाजार में मस्टर्ड की, सरसों की कीमत खरीफ की फसल के ठीक पहले एमएसपी से ऊपर पहुंच गई है। और तिलहन की महंगाई पिछले 1 साल से बनी हुई है। इससे एक चीज और स्पष्ट हो गई कि फिलहाल इस साल सरकार को, अगर सरकार किसी तरीके की सपोर्ट भी चाहती है, देना भी चाहती है, तो किसानों को बाजार में इस पूरे साल तिलहन की ऊंची कीमत मिलेगी। और एमएसपी के माध्यम से जिस तरीके की तैयारी की गई थी वो अब सफल होती नहीं दिखाई दे रही। और इस थोड़े समय में ही, जैसे ही खरीफ की बुआई के आंकड़े हमारे सामने आएंगे, हमें तिलहन के बाजार में आपूर्ति की संभावनाओं के बारे में कि फसल के बाद किस तरीके की आपूर्ति आएगी, इसका एक अंदाज लगेगा। लेकिन तेलों की महंगाई तो पिछले साल से तिलहन की महंगाई बनी हुई और इस साल भी बनी रहेगी। हालांकि ध्यान रखिएगा कि हो सकता है बजट में तिलहन के इंपोर्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में तेजी आने पर जून तिमाही में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की आपूर्ति 2 साल में सबसे तेजी से बढ़ी है। जून क्वार्टर के दौरान निर्माणाधीन संपत्तियों की आपूर्ति 11.7% और इनकी कीमत
15.2% बढ़ी है। इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा और ठाणे जैसे शहरों में जो है हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में कीमतें जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रियल एस्टेट में जो रुकी हुई मांग थी वो हिली है, लेकिन अब कीमतें भी उसी तरह से बढ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, रियल एस्टेट में पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, तीनों बास्केट्स में महंगाई दिख रही है। रियल एस्टेट में तैयार मकानों की महंगाई तो है ही, हम आपको बताते रहे कि सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, 50 लाख से नीचे के मकानों की कोई डिमांड नहीं है। तो अब जो भी मकान बिक रहे हैं वो 50 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ के हैं। तो प्रीमियम मकानों में कीमतों में बढ़ोतरी भी की जा रही है और उन्हें उनकी बढ़ी हुई कीमतों को ग्राहकों को पास ऑन किया जा रहा है। लेकिन यह खबर थोड़ी महत्वपूर्ण है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, जहां पर मकान बन रहे हैं, उनकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। उसमें बढ़त की वजह एक तो कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी है, उसके अलावा ब्याज दरें जो बढ़ी हैं क्योंकि बिल्डर्स को महंगा लोन लेना पड़ा है और इसलिए इनमें भी बढ़त हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी तैयार होगी, ये प्रॉपर्टी मार्केट में इन्फ्लेशन को और ज़्यादा फ्यूल करेगी और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। और तीसरी बास्केट किराए की है, जहाँ पर 20 से 25% तक की बढ़ोतरी दिख रही है। तो आपको इस समय हाउसिंग मार्केट के पूरे हाउसिंग बाजार के तीनों हिस्सों में बने हुए मकान, बनते हुए मकान और किराए के मकान, तीनों जगह कीमतों में बढ़त दिखी है। निर्यात प्रतिबंधों के चलते देश में चावल का 1.4 करोड़ टन सरप्लस स्टॉक जमा हो गया है, जिसकी वजह से वेयरहाउसिंग लागत में इजाफा हुआ है। चावल के स्टॉक को घटाने और वेयरहाउसिंग लागत को कम करने के लिए सरकार मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिहाड़ी का कुछ हिस्सा चावल के रूप में भुगतान करने पर विचार कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल मनरेगा श्रमिकों को पार्ट पेमेंट के रूप में करने का सुझाव दिया है। क्या आपको लग रहा है ये अनाज वितरण की बात अब जो जिस तरह से आ रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कई मायनों में। पहली चीज़ तो ये कि चावल का निर्यात रोकने का फैसला सरकार के अब गले में फंस गया, क्योंकि चावल का निर्यात रोका गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल नहीं गया, वो चावल सरकार को खरीदना पड़ा, उसके भंडार में रखा हुआ है, सब्सिडी दी जा चुकी है, उसकी कैरिंग कॉस्ट, उसे रखने की लागत बढ़ रही है। और इस स्थिति में सरकार का जो अनाज देश से बाहर निर्यात के लिए जा सकता था, वो अनाज अब सरकार के पास फंस गया है। चावल के वितरण के को या पीडीएस के तहत चावल के वितरण की सीमित संभावना है। भारत के कई राज्यों में चावल का वितरण नहीं हो पाता है क्योंकि वो गेहूं खाने वाले राज्य हैं, जबकि दक्षिण के राज्यों में चावल का वितरण होता है। ऐसी स्थिति में इस भंडार को खाली करने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और अभी नए चावल की खरीद करनी है, क्योंकि खरीफ की फसल सामने खड़ी हुई और फिर सितंबर अक्टूबर के बाद खरीफ की खरीद शुरू होगी। सरकार के पास अब इस भंडार के इस्तेमाल का विकल्प नहीं बचा है। तो गेहूं की कमी है, चावल की बहुत आयात है। दूसरी बड़ी चीज ये कि मनरेगा में पिछले 2 साल से मांग में कमी नहीं आई। इकोनॉमी 7% की दर से ग्रो कर रही है, बाजार में सुधार दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी रूरल एरिया में डिस्ट्रेस बना हुआ है। वहाँ मनरेगा में काम की मांग लगातार बढ़ रही है और ये बता रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी रोजगार नहीं है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। उस दौरान और ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों का जो असर लोकसभा चुनावों पर दिखाई दिया, उसे देखते हुए ग्रामीण इलाकों में कुछ और करने की ज़रूरत है। तो सरकार की कोशिश होगी कि अब वो बजट से पैसा देने के बजाय अनाज देना शुरू करे। राज्य सरकारें इस पर कितना तैयार होंगी और श्रमिकों को ये विकल्प कितना पसंद आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहली बार सरकार मनरेगा का बजट बढ़ाते बढ़ाते अब थक चुकी है, इसलिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह अनाज भंडार का इस्तेमाल करके चावल का वितरण मजदूरी के तौर पर किया जाए। ठीक है, तो पैसे के बदले चावल देने के बारे में विचार चल रहा है। और अब बात करते हैं बैंकों की उलझन की। आरबीआई ने बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था कि वो ग्राहकों से सिर्फ पीनल चार्ज के तौर ही पेनल्टी वसूल सकते हैं। अब बैंक इस बात को लेकर दुविधा में है। बैंकों का अंदेशा है कि ग्राहकों से वसूले गए ऐसे चार्जेस पर जीएसटी लग सकता है। पीनल चार्ज का नियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुआ था। इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए अब बैंकों ने टैक्स अथॉरिटीज का रुख किया है। तो ये कौन से चार्जेस हैं जिस पर जीएसटी को लेकर ये उलझन है? बैंकों की दुविधा यह है कि जो पीनल चार्ज उन्हें लगाने की छूट दी गई है, इसके मामले में नियम भी बदले गए थे और कहा गया था कि पीनल चार्ज की कंपाउंडिंग ना की जाए। लेकिन अब ये चार्ज जो लगाए जा रहे हैं, ये नए तरीके का शुल्क है जिसे बैंक अपने ग्राहकों से वसूलेंगे। और इसे लेकर जीएसटी अथॉरिटीज ने, टैक्स अथॉरिटीज ने बैंकों को नोटिस भेजना शुरू किया और उनसे कहा है कि इसकी ये जो चार्ज वसूले जा रहे हैं, इस पर जीएसटी दिया जाए। बैंकों का मानना है कि ये सामान्य चार्जों की व्यवस्था के तहत ही लगाए जा रहे हैं और जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए आने वाले समय में बैंकों और जीएसटी अथॉरिटी के बीच इस मामले को लेकर खास उलझन और टकराव दिखाई दे सकता है।
अगली खबर एडटेक कंपनी बायजूस से जुड़ी हुई है और बायजूस में घाटा झेलने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। कंपनी के सबसे बड़े संस्थागत निवेशक प्रोसेस ने बायजूस में अपने पूरे निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है। नीदरलैंड के इस टेक्नोलॉजी निवेशक के पास बायजूस की 9.6% हिस्सेदारी थी। कंपनी ने 2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में माना है कि बायजूस में किया गया उसका $493 मिलियन का निवेश अब शून्य हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है अंशुमान जी, बायजूस का अब क्या होगा? देखिए, भारत के स्टार्टअप का सबसे बड़ा चेहरा और भारत के स्टार्टअप का, जिसको अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो जो पोस्टर बॉय, भारत की फ्लैग बेरर कंपनी का वैल्यूएशन शून्य हो गया देखते देखते। प्रोसेस ने कहा है कि बायजूस की कोई वैल्यू ही नहीं बची और ये स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर है। स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा एंटी क्लाइमेक्स है कि वो कंपनी जो 4 साल पहले 5 साल पहले भारत की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही थी, देश में शिक्षा की क्रांति की अगुआ मानी जा रही थी, उसके सबसे बड़े निवेशक ने अपना सारा निवेश डूबने का ऐलान कर दिया है कि इसमें रखा हुआ पैसा डूब गया और कंपनी का वैल्यूएशन कुछ नहीं बचा है। और इस बायजूस के असफलता के साथ भारत में पूरी की पूरी जो ई लर्निंग इंडस्ट्री है, इसे नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पर यह भारत के स्टार्टअप भविष्य के लिए, स्टार्टअप क्षेत्र के लिए बड़ी निराशाजनक खबर है। सरकारी प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी इस फाइनेंशियल ईयर में यूजर चार्ज लगाना शुरू कर सकता है। हालांकि शुल्क की दर क्या होगी, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये शुल्क कम होगा जो हर ट्रांजैक्शन पर लगाया जा सकता है। शुल्क का भुगतान या तो विक्रेता या खरीदार या फिर दोनों को करना पड़ सकता है। तो इस कदम से अगर ओएनडीसी शुल्क लगाता है तो उनके एग्रीगेटर्स पर किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए, अब भारत में मुफ्त में मिलने वाली सेवाओं का दौर धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। ओएनडीसी सरकार का बना हुआ नेटवर्क था जो एक तरीके का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था, जहां विभिन्न विक्रेता अपना सामान बेच सकते थे और उपभोक्ता वहां से सामान खरीद सकते थे। 1 साल में इस सेवा को मुफ्त रखने में इसकी लागत सरकार के लिए मुश्किल बनने लगी और यहां से ओएनडीसी पर अब चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। ओएनडीसी पर चार्ज लगाने का मतलब यह है कि अगर ओएनडीसी के जरिए आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो चार्ज या तो कंपनी आपको पे करेगी जो बेच रही है और उसका नुकसान वो उठाएगी, या उस चार्ज का एक हिस्सा ग्राहकों को भी पे करना पड़ेगा, जैसा कि आप प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर जोमेटो में, ब्लिंकिट में या बाकी जगह पे कर रहे हैं। और इसके साथ अब धीमे धीमे भारतीय बाजार में जो मुफ्त सेवाएं मिल रही हैं, चाहे वो यूपीआई हो या ओएनडीसी हो, इन पर चार्ज लगने की शुरुआत होगी। ओएनडीसी पहला टेस्ट है। ओएनडीसी पर चार्ज लगाने के बाद इस बात की संभावना है कि यूपीआई जैसी सेवाओं पर भी थोड़े बहुत चार्ज लगाए जाएंगे, क्योंकि बैंक इस मामले इस बात की मांग बराबर कर रहे हैं। तो ओएनडीसी अकेला प्लेटफॉर्म था जो भी कोई प्लेटफॉर्म फी से किसी तरीके की चार्ज नहीं ले रहा था, बाकी तो ई कॉमर्स कंपनियां ले रही। अब यहां भी उसकी शुरुआत होगी। चलिए, तो आपके जेब के लिए एक बुरी खबर से अच्छी खबर की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन ये अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिए है कि नहीं, ये अंशुमान जी बताएंगे। पर अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो अच्छा मौका ये हो सकता है। ऑटोमोबाइल डीलर्स ने डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है। लगभग सभी कंपनियों की कार्स पर 20 से 70 हज़ार रुपए का भी डिस्काउंट मिल रहा है। वाहनों पर इतने बड़े डिस्काउंट की वजह डीलर्स के पास पड़ी हुई इन्वेंट्री है, यानी इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स यानी फाडा के मुताबिक वाहन डीलरों के पास 55 दिन की इन्वेंट्री जो है वो बची हुई है। तो इन्वेंट्रीज के बाजार में अंशुमान जी ये क्या चल रहा है? 55-60 दिनों की इन्वेंट्री का मतलब है कि डीलर्स अब फिलहाल अपनी कारें नहीं बेच पा रहे हैं और इसका असर आपको आने वाले समय में कार उत्पादन के आंकड़ों पर भी दिखाई देगा। क्योंकि बरसात का सीजन आ गया है और इस सीजन में वैसे भी सेल कम होती है, तो 2 वजह से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि पिछले साल के जो मॉडल्स हैं उनको किस तरह से निकाला जा सके, और दूसरी चीज़ ये कि त्योहारी सीजन में अगर कोई मांग आती है बरसात के बाद तो शायद उसके लिए कुछ तैयारी की जा सके। लेकिन भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में इन्वेंट्रीज अब एक बड़ी समस्या हो गई हैं और इसकी वजह क्या है कि जो फास्ट मूविंग कार्स थी, जो सस्ती कार थी, उनकी बिक्री अब खत्म हो गई है और अब कुछ उपभोक्ता बचे हैं जो 15 लाख 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियां खरीद रहे हैं और उन गाड़ियों में उपभोक्ताओं की मांग सीमित है। और जो पेंट अप डिमांड कोविड के बाद आई थी वो अब धीमे धीमे सिमट गई। दिसंबर तक हमने देखा, दिसंबर तक अधिकांश गाड़ियों की जो मांग थी वो खत्म हो गई, वेट लिस्ट खत्म हो गई और अब इन्वेंट्रीज बढ़ना, इन्वेंट्रीज पायला होना शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ अब वक्त है सबसे बड़ी खबर का। एफएनओ सेगमेंट में शेयरों को शामिल करने के लिए बाजार नियामक सेबी सख्त मानदंड बनाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का मकसद डेरिवेटिव बाजार को तरल निवेश के लिहाज से सुरक्षित बनाना है।
सेबी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में शेयरों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड में आखिरी बार 2018 में बदलाव किया था। सेबी 27 जून को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में डेरिवेटिव सेगमेंट में शेयरों को शामिल करने के नियमों को कड़ा करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। उधर आईपीओ को लेकर सख्ती के बीच सेबी इन्वेस्टमेंट बैंकरों पर निगरानी बढ़ाने जा रहा है। अब सेबी महीनों तक इंतजार करने के बजाय 1 या 2 डील्स के बाद इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जांच करेगा। तो ये सख्ती जो है सेबी की ओर से क्यों हो रही है और आपको क्या लग रहा है कितनी जरूरी है? एफएंडो अब इस समय सेबी की निगाह पर है और हमने जैसा बताया कि सरकार बजट में भी टैक्सेशन का प्रस्ताव कर रही है, प्लान कर रही है। सेबी ने 8 जून को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था मनी सेंट्रल में, हमने विस्तार से उस पर चर्चा की थी और उसमें कहा था कि डेरिवेटिव्स में शामिल किए जाने वाले शेयरों को लेकर सख्ती की जाएगी। अब यह माना जा रहा है कि फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में जो भी शेयर शामिल किए जाएंगे उनके लिए सेबी नए नियम तय करेगी। यानी इसमें वही स्टॉक शामिल होंगे जिनमें डेप्थ है, जिनके पास मार्केट में अच्छा लॉट है ट्रेड करने के लिए और उनमें पूरी पारदर्शिता है और इसके जरिए सेबी एफएंडो कारोबार की सीमाओं को थोड़ा और सीमित कर देगी और सीमित स्टॉक्स ही उपलब्ध होंगे एफएंडो ट्रेडर्स के लिए बाजार में निवेश करने के लिए। एफएंडो में कुछ और बदलाव टैक्सेशन की साइड से भी आ सकते हैं जिसकी संभावना दिखाई दे रही। सेबी का मानना यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी भी स्टॉक को एफएंडो सेगमेंट में शामिल करने के लिए, क्योंकि निवेशक मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे और इसमें लगातार निवेश कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो रहा है। साथ ही में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पर सेबी को अब किस तरह का शक है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को आईपीओ के पूरे मामले में आईपीओ के लिए पहली छमाही खासी बेहतर रही पिछले कई सालों में। पिछले में ये पहली छमाही साल की अगर आप जनवरी से देखें तो भारत के आईपीओ बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आ रही हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की भूमिकाओं को लेकर बराबर सवाल उठ रहे हैं, बुक बिल्डिंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसलिए अब नए नियम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए सेबी तय करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ा सवाल होता है आईपीओ में जो कोटा फिक्स किया जाता है और उसमें खासतौर से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा होता है उसे बेचने को लेकर गहरे सवाल उठते हैं पारदर्शिता के और इसलिए आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पर सख्ती भी की जाएगी और खासतौर पर सेबी की निगाह इस बात पर होगी कि जो डेडिकेटेड कोटा होता है स्टॉक्स का उसे कैसे अलॉट किया गया। और अगली खबर है उससे जुड़ी हुई जिसमें कई निवेशकों की रुचि है। हमारे लाइव शोज में भी इस म्यूचुअल फंड पर कई सवाल आ रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड, इसके फ्रंट रनिंग मामले में बाजार नियामक सेबी को अब संदेह है कि संभवतः क्वांट के डीलर या फिर उसकी ब्रोकिंग कंपनी ट्रेड संबंधी सूचना देने में शामिल हो सकती है। निवेश सलाहकारों की सलाह कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को अभी घटनाक्रमों पर निगाह रखनी चाहिए, यानी वेट एंड वॉच। वहीं सेक्टोरल और थीमैटिक म्यूचुअल फंड में भी इनफ्लो बढ़ने से फंड मैनेजरों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो 2 बड़ी खबर म्यूचुअल फंड से जो आती हुई, ये क्वांट की खबर जो है निवेशकों का कॉन्फिडेंस हिला है, लेकिन इन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आप बने रहिए वहीं पर। निवेशकों के पास अभी तत्काल कोई विकल्प नहीं हो। देखिए सेबी की जांच लंबे समय तक चलती, तो निवेशकों को ध्यान रखने का जरूरत है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में नए निवेश से थोड़ा उन्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं और फ्रंट रनिंग के पुराने मामले जो हमने देखे हैं उन मामलों में फंड्स पर कार्रवाई खासी ज़्यादा होती है। ये बात तो सही है और ये बात क्वांट ने भी मानी है कि इसमें जांच और पड़ताल चल रही है, तो निवेशक थोड़ा सतर्क होकर थोड़ा रुककर इसका इंतजार करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में सेबी की जांच थोड़े लंबे समय तक चलेगी। क्या इसका असर हम स्टॉक्स प्राइसेस पर भी देखेंगे अंशुमान साहब? अभी हमने कुछ बड़ा असर नहीं देखा, क्योंकि कहना मुश्किल है पहली बार, क्योंकि रिलायंस, जियो, अडानी, टाटा, सेल, एलआईसी, टीसीएस ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो क्वांट के फंड में शामिल हैं, क्वांट ने जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी हमने ऐसा कोई बड़ा असर स्टॉक्स के मूवमेंट में नहीं देखा या कोई एग्जिट जैसा नहीं देखा है, इसलिए स्टॉक निवेशक थोड़ा धैर्य के साथ इसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट रनिंग का मामला थोड़ा गंभीर है म्यूचुअल फंड्स के लिए और म्यूचुअल फंड निवेशकों को इस मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो किसी भी फंड में निवेश करते समय कुछ व्यवहारिकताओं के बारे में ज़रूर ध्यान रखें जिनसे आने वाले समय में उनको नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच में इन दिनों सेक्टोरल और थीमैटिक फंड भी काफ़ी धूम मचा रहे हैं। उनके इन्फ्लोज को आप देखिए तो सबसे तगड़ा इन्फ्लो यहीं पर आया है। ये सेक्टोरल और थीमैटिक ब्लू आइड बॉय बने हुए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई, करीब 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट 2023-24 में सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में आया। अगर आप निवेशक हैं और इनसे आकर्षित उत्साहित हो रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इन फंड्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसमें केवल इन फंड्स की केवल संभावनाएं हैं और चूंकि बाजार में अब निवेश विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, वे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं और इसलिए कंपनियां इस निवेशकों की नई फ्रेंजी जो निवेश
निवेशकों के पास सरप्लस पैसा है जो बैंक से निकल रहा है उसे लेकर बाजार में जा रही हैं और थीमेटिक फंड लेकर आ रही हैं। आप अगर छोटे निवेशक हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप और ज़्यादा रिसर्च करेंगे। लगभग स्टॉक्स खरीदने जैसा हो गया है क्योंकि आप किसी खास सेक्टर की संभावनाओं पर पैसा लगाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनमें निवेश की संभावना है। हो सकता है वो कंपनियां किसी दूसरे फंड का भी हिस्सा हो जहां आप निवेश कर सकते हैं। तो संभावनाओं के आधार पर यहां पैसा लगाया जा सकता है। यहां देखने के लिए आपको पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला है। और अब सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों ने सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए QIP के जरिए शेयर बेचने की योजना बनाई है। QIP चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है। सेबी के मुताबिक सभी सरकारी बैंकों को 1 अगस्त तक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करनी है। सरकारी बैंकों ने सेबी से कम 2 साल का वक्त और मांगा है। तो कौन से बैंकों में हिस्सेदारी कम की जाएगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और इसके अलावा यूको बैंक उन 5 बैंकों में शामिल हैं जहां मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की सीमा का उल्लंघन हो रहा है। सरकार के ही बैंक हैं पर यहां 75% से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है, यानी सरकार की हिस्सेदारी इन बैंकों में 75% से ज़्यादा है। और पिछले 1 साल से मामला लगातार टल रहा है जब सरकार को इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन अब बात इस लेवल पर आ गई है कि भारत के इन प्रमुख 4 बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी और माना जा रहा है कि बजट के में इसकी घोषणा भी की जाएगी और क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सरकार इन बैंकों की में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ताकि ये जो MPS की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा किया जा सके। इससे सरकार को अतिरिक्त संसाधन भी बजट के लिए मिलेंगे। और इसके साथ वक्त है झटपट खबरों पर नजर डालने का। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने और टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाने की मांग की है। सरकार हर 10 साल पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। आखिरी वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। OPS वर्सेस NPS, ये जंग खत्म नहीं होने वाली। देखिए, पे कमीशन की तैयारियां अब शुरू हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से जो ताजा वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई थी उसमें इसकी मांग की गई है। बजट इस संदर्भ में शायद हमें कोई संकेत देगा कि क्या नया वेतन आयोग आएगा कि नहीं, क्योंकि ये अगले साल की सबसे महत्वपूर्ण खबर भी होने वाली है और सरकार के लिए बड़े खर्च का इंतजाम भी होने वाला है। अगली झटपट खबर है, सोमवार को सरकार ने 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के दूसरे दौर की नीलामी रखी थी। हालांकि इनमें से 14 की नीलामी के लिए सुस्त प्रतिक्रिया मिली और इनकी नीलामी रद्द करनी पड़ी। खान मंत्रालय के अनुसार 6 माइंस के लिए सफल बोलियां लगी हैं। नीलामी में माइकी साउथ माइनिंग ने काठघोड़ा लिथियम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक जीता है। वहीं ओडिशा के अग्रसेन स्पॉन्ज को राज्य के 2 ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉक मिले हैं। अगली खबर, चीन के सस्ते स्टील ने भारतीय निर्यातकों की नींद उड़ा दी है। चीन में घरेलू डिमांड घटने की वजह से चीनी कंपनियां दुनिया के बाजारों में सस्ते स्टील की डंपिंग कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में भारत का स्टील निर्यात 25% तक गिर चुका है। निर्यात में ये कमजोरी आगे भी देखने को मिल सकती है। चीन का हॉट रोल्ड कॉयल जहां वैश्विक बाजार में $520 प्रति टन की दर से बिक रहा है, वहीं भारतीय स्टील के दाम $650 के करीब है, यानी भारतीय निर्यातक दौड़ से बाहर हो रहे हैं। तो इन झटपट खबरों पर आपका कोई रिएक्शन? देखिए, चीन से खतरा पहले से था। जैसे ही हमने बताया था कि जैसे ही अमेरिका में चीन से स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, यह रिस्क था कि भारतीय बाजार में इसकी डंपिंग हो सकती है और डंपिंग शुरू हो गई है। अगर भारतीय निर्यातकों को नुकसान आगे बढ़ा तो भारत में भी सरकार को चीन के से आने वाले आयात पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, डंपिंग ड्यूटी जैसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्टील निर्माता इस मामले में सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं। धन्यवाद अंशुमान जी, आपने वक्त निकाला मनी सेंट्रल के लिए। इसी के साथ हमें यही इजाजत दीजिए। हम फिर कल हाजिर रहेंगे ऐसे ही अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरों को आपके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। देखते रहिए मनी 9। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार है।